हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज की इस लेक्चर में हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर नंबर 4। अगेन हमारा लेजिस्लेशन और पॉलिसीज़ के ऊपर ही ये चैप्टर बेस्ड है, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हमें देखने को मिलती हैं वो सारी कवर अप कर रहे हैं। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आप पढ़ते रहते हो, ठीक है। जैसे कि लास्ट सर्वे हुआ था 17th सर्वे इन 2021, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। फैक्चुअल डाटा आपने पता है क्या करना है इसमें, कि जितना भी फैक्चुअल डाटा होगा उसको आपने एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले देख लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो वो सारा याद नहीं रहेगा। अगर अभी आप नोट तो कर लेना, पर उसको एक बार देख लेना एग्ज़ाम से पहले। बाकी स्टैटिक पोर्शन तो हमें कवर अप करना ही है। इसके साथ साथ एक बॉडी आपने पढ़ी होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। इंडिया जो थी वो थर्ड कंट्री थी जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड बॉडी थी या फिर स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल था फॉर द एनवायरनमेंट, वो थे इंडिया। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें हम फर्स्ट रैंक पे हैं। पहले पे आपकी ऑस्ट्रेलिया है एंड सेकंड पे आप पे न्यूजीलैंड है, तो उसी के साथ हमारा रैंक आ जाता है थर्ड। तो इन बॉडीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। एक दो बॉडीज़ और है, जैसे कि आपकी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और कंप्लीट करते हैं अपनी लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज़ को। ऑल्दो पूरी कंप्लीट नहीं होंगी, इसके बाद 2 पार्ट्स और आएंगे, 2 पार्ट्स चैप्टर नंबर 4 के ही, जिसमें हम सारी पॉलिसीज़ फिर बाइंड अप कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपने फर्दर टॉपिक्स स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो फर्स्ट आज की जो बॉडी है दैट इज़ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। तो आपकी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो आती है 1988 में। तो हमने देखे थे कि फॉरेस्ट जो होते हैं वो भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लास्ट ही लेक्चर में देखा था। आपके रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं और विलेज फॉरेस्ट होते हैं। तो अब नाम से ही पता लग रहा है इस पॉलिसी के कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि फॉरेस्ट को लेके पॉलिसी बनानी है और वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इट्स नॉट कि नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, नो, पर पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगी ये वाली पॉलिसी, जो कि आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है। जब भी बात आएगी फॉरेस्ट की तो हम इन शॉर्ट बात कर रहे होंगे एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसका जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का जो मेन एम है वो क्या है कि एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखो, इकोलॉजिकल बैलेंस हमें मेंटेन करना ही पड़ेगा। वाई? क्योंकि अगर मेंटेनेंस होगी तो जो भी डैमेज अर्थ को करते हैं वो अर्थ जो है हील अप कर लेगी। पर अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम का भी क्या मतलब होता है, बैलेंस। पर अगर इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, एक तरफ ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और दूसरे तो यूटिलाइज़ कर ही रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है उसमें हमें क्या करना है, पूरी मेंटेनेंस करनी है एनवायरनमेंट की। इन शॉर्ट फॉरेस्ट की भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि जो फॉरेस्ट है आपके वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी और साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस, इसकी मेंटेनेंस, और साथ में एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम। तो हमें सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए चलना है अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ताकि जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो अपनी लाइफ को आगे ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली प्रोसीड करते रहें। तो दैट इज़ द मेन एम ऑफ योर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे बहुत सारी नेचुरल हेरिटेज साइट्स होती हैं तो उनको हमें कंजर्व करके रखना है। कुछ फॉरेस्ट आपने सुना होगा डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, कुछ डैमेज हो गए हैं, कुछ डिग्रेड कर रहे हैं और कुछ डेजर्ट में भी कन्वर्ट हो रखे हैं। तो इसमें कहा जाता है कि जो अभी बचे हुए हैं ना अपने पास नेचुरल फॉरेस्ट, उनको हम क्या करें, प्रिजर्व करें, ताकि जो उनका फ्लोरा यानी कि प्लांट्स हैं और फौना यानी कि एनिमल्स हैं उनको हम इंक्रीज़ कर सकें, उनका जो नंबर है उनको इंक्रीज़ कर सकें। सॉइल इरोजन के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो हमें चेक रखना पड़ेगा कि कहीं पे इलीगली इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा। बिकॉज जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पे जो रॉक्स होती हैं या जो भी हिल होती है उसका कोई ना कोई एरिया जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन इंक्रीज़ करते हैं, हैंस डेनिडेशन इंक्रीज़ करती है। डेनिडेशन मतलब, अब मान लो इस रॉक के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर दी तो अब ये नीचे वाली रॉक भी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, तो ये डिस्टर्ब हुई तो पूरी डेनिडेशन हो जाएगी, ये पूरी रॉक ही टूट जाएगी। फिर अब सॉइल इरोजन होगा तो फ्लड्स के चांसेस भी इंक्रीज़ करेंगे, तो हमें फ्लड को भी चेक करना है। कर्टेल मतलब टू रिड्यूस फ्लड, ठीक है, कर्टेल मतलब टू रिड्यूस समथिंग, किसी चीज़ की टेंडेंसी को डिक्रीज़ कर देना। तो हमें फ्लड्स को भी चेक करना है वहाँ पे कि ज़्यादा आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हमें रिड्यूस करना है। ड्रॉट्स को चेक करना है, सूखा पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पेड़ों की कटिंग कर दी जाती है और नए पेड़ नहीं लगाए जाते, तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न।
और जो सैंड ड्यून्स डेजर्ट एरियाज़ में इंक्रीज़ करते जा रहे हैं उनको भी चेक करके रखना है। ट्री कवर, कितने ट्रीज़ प्रेजेंट थे और कितने अब प्रेजेंट हैं, और अगर कटिंग वैसे ही चलती रही तो कितने ट्रीज़ बचेंगे, तो उसके ऊपर भी हमें पूरा चेक रखना है। और फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी भी देखनी है कि क्या हम फॉरेस्ट का जो टिम्बर है, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं जो यूज़ कर रहे हैं, जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना क्या वापस भी कर पा रहे हैं, तो उसी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी अंडर दिस पॉलिसी 1988। और इसके साथ साथ जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, इस तरह से करना है कि विग्रसली ना हो, बाकी लोग भी उसको आगे चल के यूज़ कर पाएँ, फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। अब आती है अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी 2016। तो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, आई जस्ट होप आपको ये वाली फुल फॉर्म पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जस्ट अ सेकेंड का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो देखो एक मॉडिफिकेशन होती है जो फॉरेस्ट पॉलिसी 2016 आती है, उसमें एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि हम एक न्यू ड्राफ्ट बनाएंगे बेस्ड ऑन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018, और इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्या थे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके थ्रू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो उसकी हेल्प से हम कैसे इस चीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं जो ये क्लाइमेट चेंज कर रहा है कॉन्टीन्यूसली। तो दैट वाज एडेड इन द न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018। तो 16 में ये डिसाइड हुआ कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 बनाएंगे। आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली जो इन्होंने ये डिसाइड किया, और बाद में क्या किया 2018 में कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी हमें रिड्यूस करना है, उसको भी हमें कर्टेल करना है। फिर आ जाती है आपकी न्यू ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018। इसमें बोला गया कि जो टोटल एरिया है इंडिया का, जो पूरा जोग्राफिकल एरिया है, उसका जो 1/3 एरिया है ना, जो 1/3 एरिया है उसको हमने फॉरेस्ट कवर के अंडर लाना है, उसको हमने फॉरेस्ट कवर के अंडर लाना है। क्योंकि हमने नोटिस किया कि कभी ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज कर जाता है, कभी फॉरेस्ट जो हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक और चाहे वो नेचुरल रीजंस। होता क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर जाती हैं किसी भी एरिया के अंदर, और जैसे ही वो इंक्रीज़ करती हैं तो इन शॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जब डेवलप होने लगता है या कोई बिल्डिंग या रोड्स कुछ भी बनने लगते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, फॉरेस्ट की कटिंग कर दी जाती है। अब जब फॉरेस्ट की कटिंग करी जाएगी तो वो जो एरिया होगा ना, वो वैसे ही क्या हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और फ्रेजाइल होने की वजह से वहाँ पे जो सॉइल इरोजन, फ्लड्स, इन सब के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ये जो न्यू ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 है, इसमें यही डिसाइड किया गया कि इंडिया का हमें जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 1/3 पोर्शन हमें पूरा ही किसके अंडर लेके आना है, फॉरेस्ट कवर के अंडर। फिर इस फॉरेस्ट कवर वाले एरिया में क्या होगा, आपकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो रोक दी जाएगी, 1/3 एरिया में कम्प्लीटली रोक दी जाएंगी। कैसे लेके आएंगे, थ्रू साइंटिफिक इंटरवेंशंस। पूरा चेक किया जाएगा कौन सी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है, कौन सी ऐसी सॉइल है जिसको हम ना भी लाएं अगर फॉरेस्ट कवर के अंडर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रिक्ट रूल्स लगाएंगे टू प्रोटेक्ट द डेंस कवर। अब ये जो 1/3 एरिया बनाया जाएगा अंडर द फॉरेस्ट कवर, इसके ऊपर पूरे ऐसे स्ट्रिंजेंट रूल्स लगा दिए जाएंगे ताकि कोई भी इंटरप्ट ना कर सके उस एरिया में, चाहे से फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही क्यों ना लेने हो, फिर वो एरिया डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इंटरनेशनल चैलेंज, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे थे 2016 में, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, जो 2018 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आएंगे उसके अंदर हम ये प्रोविजंस भी ऐड करेंगे कि किस तरह से हम जो क्लाइमेट चेंज कॉन्टीन्यूसली हो रहे हैं उसको कर्टेल कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा ग्रीन टैक्स की बात करी गई। ग्रीन टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जो किसके ऊपर लगे, ग्रीनरी के ऊपर, यानी कि फॉरेस्ट के ऊपर। तो फॉरेस्ट लेंगे, टैक्स लेंगे, किससे लेंगे, जो भी उन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, जो भी बॉडीज़ बनाई जा रही हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट देखते हैं हम, नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी देखते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ देखते हैं, तो इनको फंड मिल सके, ठीक है, टू इंक्रीज़ दियर फंड्स। तो फंड्स के लिए हम क्या करेंगे, टैक्स अप्लाई करेंगे कि अगर आपको कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए तो यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट फर्स्ट, ओनली देन यू कैन टेक दोज थिंग्स। ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरह से फंडिंग हो जाएगी, एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगी टू द गवर्नमेंट। अब आती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको आप ISFR के नाम से भी जानते हो। अब देखो जैसे ही ये नहीं आएगी ना तो डाटा चेंज हो जाता है इसका,
हम अभी 2021 की बात करेंगे, जो कि 17th सर्वे था अंडर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि जो फॉरेस्ट की स्टेट है इंडिया के अंदर, फॉरेस्ट की क्या स्टेट है वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पूरा फॉरेस्ट कवर चेक करा जाएगा, कितना फॉरेस्ट कवर है, स्क्रब्स का क्या है, मैंग्रोव्स की क्या सिचुएशन है, ठीक है, कार्बन स्टॉक कितना है, बायोमास देखा जाता है, स्टेट वाइज देखा जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं, कहाँ पे कम, कहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे, इन सब चीज़ों की कहाँ पे असेसमेंट बनाई जाएगी अंडर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसका जो फर्स्ट एम है दैट इज़ इंडिया का ट्री कवर चेक करना, उसको असेस करना एवरी 2 ईयर्स बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो फॉरेस्ट सर्वे है इसको पब्लिश किया गया पहली बार इन 1987, और अगर 2021 की बात करें तो 17th सर्वे एडिशन था। कैटेगरीज क्या क्या रहेंगी फॉरेस्ट की, तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है जिसकी कैनोपी डेंसिटी अप टू 70% है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो सारे फॉरेस्ट आ जाएंगे जिनकी जो कैनोपी डेंसिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 40 to 70%। और ओपन फॉरेस्ट हैं जिनकी जो फॉरेस्ट की कैनोपी डेंसिटी रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी 10 to 40%। 2021 की बात करें तो डाटा याद नहीं रखना है फॉर नाउ, पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस चीज़ का डाटा इसके अंदर आता है। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है कंट्री का दैट इज़ 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स विच आर 24.62% ऑफ जोग्राफिकल एरियाज ऑफ द कंट्री। टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें इट इज़ एस्टिमेटेड अराउंड 7,204 मिलियन टन्स। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज़ 2021 डाटा। एरिया वाइज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर देखें अगर 2021 में, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। फॉरेस्ट कवर अगर परसेंटेज की बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा है मिज़ोरम का, और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, अगेन मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। टॉप 5 स्टेट्स देखें इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, तो पहले आ जाती है आपकी आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। अगर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की ही बात करें तो पहली बार 2021 में जो आपके टाइगर कॉरिडोर्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, या फिर गिर फॉरेस्ट है आपका गुजरात के अंदर जहाँ पे एशियाटिक लाइन्स प्रेजेंट है, तो फर्स्ट टाइम इसका एरिया भी फॉरेस्ट कवर के अंडर चेक किया गया। और जो पक्के टाइगर रिजर्व है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर देखा गया 97%। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी आ जाती है दैट इज़ NGT, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010। इसका जो मेन एम था क्या था कि इफ़ेक्टिव और क्विक डिस्पोजल हो सके केसेस का रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल सोर्सेज। अब देखो बहुत सारे केसेस आते हैं, किसी ने किसी के अगेंस्ट फाइल कर दिया, किसी ने किसी के अगेंस्ट फाइल कर दिया, सो देयर आर लॉट ऑफ केसेस जो कि आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो उसी के लिए बनाई गई एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 कि आपको कोर्ट्स में ना दौड़ना पड़े एनवायरमेंट के केसेस को लेके, आप डायरेक्टली कहाँ पे जा सकते हो, NGT के पास। 2010 में इसको बनाया गया और ये क्या करेंगे, आपके केसेस को सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही NGT बन जाता है 2010 में, तो इंडिया का रैंक आ जाता है 3rd इन द वर्ल्ड, और फर्स्ट जो रैंक है ऑस्ट्रेलिया का है और सेकंड जो है वो न्यूजीलैंड है। और अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो ये फर्स्ट हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। अगर सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हो रही है तो इंडिया का रैंक फर्स्ट है जिनके पास ऐसी बॉडी है जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को चेक करती है। पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो पहले पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे न्यूजीलैंड एंड तीसरे पे इंडिया। अब प्रोसीजर क्या है, कैसी पेनल्टी लगती है अगर कोई इनकी बात ना माने, तो इम्प्रीजनमेंट हो सकता है फॉर द मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स, फाइन जो है वो अप टू 10 करोड़ भी लग सकता है, और इसके साथ साथ दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, 10 करोड़ मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है, इतना यहाँ तक फ़ाइन जो है वो लग सकता है अकॉर्डिंग टू NGT। पर अगर मान लो NGT ने कोई भी ऑर्डर पास किया, ठीक है, या कोई भी चीज़ ऑर्डर पास किया, डिसीजन पास किया, या कोई भी अवार्ड पास किया, तो अगर मान लो किसी को उसके अगेंस्ट दिक्कत है तो वो केस फाइल करेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट। अब किसी को अगर NGT के अगेंस्ट प्रॉब्लम है तो दे आर गोइंग टू फाइल द केस इन सुप्रीम कोर्ट, और 90 दिन के अंदर अंदर वो केस फाइल हो जाना चाहिए जो भी ऑर्डर NGT ने पास किया है। और जैसे ही मान लो कोई ऑर्डर पास हुआ ऑन 20th of जुलाई 2023, तो इसका जो केस है वो, ये मान लो NGT की ऑर्डर डेट है,
अब इसके अगेंस्ट किसी को प्रॉब्लम हुई, अगर इसके अगेंस्ट किसी को प्रॉब्लम हुई तो दे कैन फाइल द केस इन सुप्रीम कोर्ट, पर कितनी तारीख से पहले, ये अक्टूबर 20, 2023, इससे पहले 90 दिन का ही टाइम मिलेगा बीच में, ठीक है। नाउ एनजीटी किन किन सिविल केसेस के साथ डील करता है, तो 7 लॉज हैं जो कि आप पढ़ चुके हो। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सारे केसेस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सारे लॉज सॉरी और एक्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो इनके अगेंस्ट कोई भी केस होता है अगर, तो वहाँ पे एनजीटी रोल प्ले करती है, एनजीटी उन केसेस को चेक करती है। तो दिस इज़ इट अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब करेंगे, थोड़ी सी और बॉडीज़ रहती हैं, 2 दिन में वो कवर अप हो जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द लेक्चर डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।